अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिफ रफीक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से। खुदा खुदा करके अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान मामला तय होना शुरू हुए हैं। ये लोग स्पेकुलेट कर रहे थे कि शायद जमहूरी निज़ाम आगे नहीं चलेगा और बिलखसूस पार्लिमानी निज़ाम में खलल रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुकूमत और अपोजिशन में जो कायमा कमेटी हैं उनके मामलात पे फार्मूला तय हो चुका। तकरीबन 26 के करीब कमेटियां ऐसी हैं जिसकी चेयरमैनशिप हुकूमती इत्तेहाद के पास जाएंगी और 11 के करीब कमेटियां ऐसी हैं जिसकी चेयरमैनशिप अपोजिशन के पास जाएगी। अब इसमें क्या खदोखाल होगा, जो PAC है उसका चेयरमैनशिप जो है वो अपोजिशन के पास होगी, जबकि कश्मीर कमेटी की चेयरमैनशिप जो है हुकूमत और इत्तेहादियों के पास होगी। ये भी तय हो गया। अब उसमें कमेटियों में कितने कितने अराकीन होंगे, कौन कौन सी कमेटी जो है वो हुकूमत के पास होगी, कौन कौन सी अपोजिशन के पास होगी, ये जो छोटी निटिग्रिटी है ये भी तय हो जाएगी। और इससे ये तासुर जाएगा कि जो पार्लिमानी निज़ाम है, भले इख्तिलाफ राय है, जो दीगर इख्तिलाफ है वो अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन पार्लिमानी निज़ाम को मुस्तहकम करने के लिए अपोजिशन बिलखसूस तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की कहिए और हुकूमती इत्तेहाद जो है वो आगे चल रहे हैं। और कोशिश ये हो रही है कि ऐसे लोगों को आगे लेके आया जाए जिनकी एक्सेप्टेबिलिटी दोनों अतराफ में हो, जो मॉडरेट हो, ज्यादा हार्ड लाइन ना लेते हो। इस हवाले से जो है वो चेयरमैनशिप जब जाएंगी और जो जो लोग सामने आएंगे उससे मजीद जो है ये पोजीशन बेहतर हो जाएगी। ये जो पार्लिमानी निज़ाम है इसके खदोखाल मजीद बेहतर हो जाएंगे। इस टॉपिक पर भी आज गुफ्तगू करेंगे। दूसरा बड़ा अहम मामला कि अदालत ने बाकायदा तौर पर बानी तहरीक इंसाफ बुशरा बीबी को इदारों के सरबराहान उनके खिलाफ बयानबाजी से रोक दिया है। अदालत ने यह भी कहा कि मीडिया को सिर्फ अदालती कार्रवाई जो है वही रिपोर्ट करने का हक हासिल है और कोई रिश्तेदार, कोई मुशीर, कोई जो आते हैं ट्रायल देखने, उस ट्रायल को देखने के बाद, सुनने के बाद और इदारों के खिलाफ तनकीद करने के हवाले से जो मीडिया के ऊपर गुफ्तगू होती है वो भी नहीं होनी चाहिए। पैमरा का कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसके हवाले से भी अदालत ने गुफ्तगू की। मामला ये कहा जा रहा है कि अदालत की तरफ से ये समझा जा रहा है कि ये जो गुफ्तगू है ये शायद इंसाफ के मामले पे, अदालती मामलात पे असरअंदाज होने के मुतरादिफ है। और जिस वक्त तनकीद हो रही थी उसमें बिला शिरकत गैर बानी तहरीक इंसाफ चीफ जस्टिस साहब के ऊपर भी तनकीद करते थे, बाकी इदारों के सरबराहान पे भी तनकीद करते थे, सियासतदानों पे भी तनकीद करते थे। उस माहौल को खत्म करने के लिए अदालत ने बाकायदा तौर पर एक फैसला दे दिया है कि इस तरह की कोई भी गुफ्तगू नहीं होगी और जो मीडिया के पर्सन उनसे ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू करेंगे वो गुफ्तगू भी ऑन एयर नहीं हो सकेगी। इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे, अपने पैनलिस्ट के सामने ये पॉइंट रखेंगे। इसके अलावा बड़ा इंपॉर्टेंट बात, ये इस मुल्क का बहैसियत कौम एक मामला है नाजायज तजावुज़ात का। और मामला यह है कि आज कराची में जब समाअत हुई तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने पॉइंट आउट किया गवर्नर हाउस, वजीर आला हाउस, रेंजर्स हेडक्वार्टर और दीगर जो बड़ी बड़ी जगह हैं जहां पे सड़कें बंद कर दी गई, प्रोटोकॉल लगा दिए गए, फुटपाथ जो है उन पर इंक्रोचमेंट कर ली गई और उसके अलावा लोगों की जो आम शहरी हैं उनको तकलीफ है, कोई अगर वो हाई फाई पर्सनैलिटी गुजरती है रोडों पर तो बाकायदा जो है वो ट्रैफिक जैम कर दी जाती है। और आज ये मामला देखने में आया जिसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि अगर आइंदा इस तरह का प्रोटोकॉल लगाया तो तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी सिंध पुलिस के खिलाफ, IG सिंध के खिलाफ। ये मामला जो है तजावुज़ात का, ये आज का नहीं है। कराची में बिलखसूस नालों के ऊपर तजावुज़ात की गई, गरीब लोगों को फ्लैट्स दिए गए, उसके बाद वो फ्लैट्स गिरा दिए गए। अब जिनके फ्लैट्स गिराए गए उनको आज तक मुआवजा नहीं मिला। इसी हवाले से कहा गया कि उन तजावुज़ात को हटाया जाए, जिन्होंने तजावुज़ात कायम की उनके पैसों से हटाया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसके अलावा जो मुतासरीन है, जो नेस्ला टावर है और दीगर जो प्रोजेक्ट मुतासरीन है, उनकी उस प्रोजेक्ट की जमीन को बेचा जाए और उन मुतासरीन को मुआवजा दिया जाए। ये जो तजावुज़ात का मामला है, जो प्रोटोकॉल का मामला है, जो VVIP मूवमेंट का मामला है जिसके ऊपर आज बड़ी खुल के चीफ जस्टिस साहब ने बात की, ये मामला तो हर शहर का मामला है, कराची का नहीं है सिर्फ, इस्लामाबाद हो, लाहौर हो, पिशावर हो, हर जगह पे ये मामला दरपेश है। बहैसियत कौम हमें जो है इसके ऊपर सोचने की जरूरत है और इसके ऊपर बाकायदा इंतजामिया को जो है कार्रवाई भी करनी चाहिए, स्टेप भी लेना चाहिए। इस मामले को किस तरीके से हमारे पैनलिस्ट देखते हैं और ये तजावुज़ात का जो मामला है कराची हो या दीगर शहर हो उनमें कैसे खत्म किया जा सकता है और बिलखसूस जब तजावुज़ात कायम हो रही होती हैं उस वक्त क्यों इदारे काम नहीं करते। इस सवाल का जवाब भी तलाश करने की कोशिश करेंगे, अपने पैनलिस्ट की राय आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, गुफ्तगू का बाकायदा आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू शुरू करने से पहले अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाता चलूँ। नवीद हयात मलिक इस्लामाबाद बार के एक्स प्रेसिडेंट हैं, हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में। अशरफ कुरैशी साहब तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, कराची स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया हुआ है उन्होंने। और सेनेटर ज्ञान चंद पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, हमारे साथ शरीक आज गुफ्तगू हैं। सबसे पहले ज्ञान चंद साहब आपकी तरफ आऊँगा। सर, ये फरमाइएगा
कि कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों के ऊपर अपोजिशन और हुकूमती इत्तेहाद की आपस में मामला तय हो गए, फार्मूला तय हो गया। इसका मतलब यह है कि ये सब जो है वो नूरा कुश्ती थी, आवाम को सिर्फ अंगेज रखने का बहाना था। कायमा कमेटियां भी ले रहे हैं, अपोजिशन लीडर भी बन गए, मामलात भी चल गए और एक दूसरे को हदफ तनकीद भी बना रहे हैं। अच्छी बात है कि आप इख्तिलाफ राय भी रखो और जोर शोर से रखो, आप एक दूसरे पे तनकीद भी करो, लेकिन उस पार्लियामेंट का हिस्सा भी बनो। ये कमेटियां जो हैं, एक्चुअल काम जो है वो कमेटीज करती हैं। इनको कहा जाता है कि पार्लियामेंट एट वर्क। तो इन कमेटीज में अगर वो बैठते हैं तो जो भी इश्यूज हैं, जो भी खदशात अपोजिशन को है, गवर्नमेंट को है, जब कमेटीज में हम लोग बैठते हैं तो कमेटीज वाले काम करने वाले जो मेंबरान होते हैं वो ये नहीं देखते हैं वो किस पार्टी से है, वो देखते हैं कि इशू कौन सा है और उसका हल क्या है। ये मुल्क के मफाद में हम कैसे कानून साजी करें या उस कानून साजी को रिजेक्ट करें। तो मैं समझता हूँ कि अच्छी बात हुई है कि कम से कम पीटीआई को एहसास हुआ है कि वो लाडले अब नहीं बचे हैं, उनको आगे चलकर इस सिस्टम के तहत आगे चलना है। अगर उनको कोई अच्छाइयाँ करनी है, कुछ रिफॉर्म्स करने हैं, तो उनके लिए यही फोरम है। इस फोरम के अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं है। वो जिन रास्तों की तरफ देखते हैं वो कहीं पे इनके बाकी मामलात में तो मददगार हो सकते हैं, लेकिन मुल्की मफाद के लिए, मुल्क को पॉलिसियां देने के लिए, आगे बढ़ने के लिए यही फोरम है जहां से कानून साजी भी हो सकती है, कोई अच्छी पॉलिसी भी बन सकती है और हमारी जमहूरियत जो है वो भी आगे बढ़ सकती है। तो एक अच्छी चीज हुई है कि अपोजिशन और गवर्नमेंट के अंदर जो भी स्टेक होल्डर्स है उन कमेटीज डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। जैसे कमेटी शुरू करेंगी तो कानून साजी भी आगे बढ़ेगी। अभी आगे बजट भी आना है, तो बजट के लिए भी एक लंबी चौड़ी डिस्कशंस जो हैं वो कमेटीज में होनी है। वो एक्सपर्ट्स कमेटीज में बैठकर आपको डिटेल्स दे सकते हैं, आपको तजावीज दे सकते हैं कि मुल्क के मफाद में आप कैसे काम कर सकते हैं, आप टैक्सेस कैसे लगा सकते हैं और टैक्सेस को लेने के आसान तरीका कैसे कर सकते हैं। तो यही जगह है जहाँ पे हम कानून साजी भी कर सकते हैं, पॉलिसी साजी भी कर सकते हैं, मईशत को सुधारने के लिए भी कर सकते हैं, अमान के को कैसे कायम किया जाए और उसके लिए कौन से स्ट्रिक्ट काम लिए जाए वो भी कर सकते हैं। हमारे लॉ सिस्टम को भी, लीगल सिस्टम जो है हमारे जुडिशरी में जो भी है फ्लॉज हैं उनको दुरुस्त कैसे किया जा सकता है, ये सब काम कमेटीज में बैठकर करना है। तो मैं समझता हूँ कि इस पार्लियामेंट की ये अच्छी शुरुआत है। इस हुकूमत ने जहाँ पे बाकी प्रोग्रेस की है, पॉजिटिव स्टेप्स लिए हैं, तो ये भी एक पॉजिटिव है कि गवर्नमेंट और ऑपोजिशन मिल बैठकर आगे मुल्क को चलाने के लिए पॉलिसियां बनाएंगे। नहीं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है ज्ञानचंद साहब, और हम भी यही चाह रहे थे कि हुकूमत और अपोजिशन पार्लिमानी निज़ाम में आगे चलें, एक दूसरे के अंदर बर्दाश्त पैदा हो, एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू सुने। कमेटियों में बैठने का मकसद भी ये कि तजावीज़ आएंगी अपोजिशन की भी, हुकूमत की, और चीज़ें आगे चलेंगी। लेकिन मामला ये था कि इस पार्लिमान को ना मानना, इस हुकूमत के मैंडेट को ना मानना, ये सारी चीजें जो है, ये अशरफ कुरैशी साहब, ये तो आप लोगों का व्यू पॉइंट था, पीटीआई का व्यू पॉइंट था, इसमें किसी और का तो कोई मामला नहीं था। अब हमें समझने से ये चाह रहा हूं मैं और हमारे जो देखने वाले हैं कि सर, इस पार्लिमान के मैंडेट को आप तस्लीम नहीं करते, वजीर आजम को तस्लीम नहीं करते, स्पीकर को तस्लीम नहीं करते, कायमा कमेटियां लेनी है, उसके लिए मुज़ाकरात, अच्छी चीज है, जो नेगेटिव बात नहीं, अच्छी चीज है। तो मेरा सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप क्यों जो है वो दोहरा म्यार नजर आता है। अगर आपने पार्लिमानी निजाम को ज्वाइन करना, स्ट्रेंथन करना है, तो आइए इसको स्ट्रेंथन कीजिए ना। फिर आप ये क्यों आर्गुमेंट देते हैं कि हम इस हुकूमत के मैंडेट को नहीं मानते? अशरफ कुरैशी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया काशिफ भाई आपका कि आपने मुझे मौका दिया। और ये जो ले पालक है ना, ये बहुत बातें करते हैं हमेशा, और इस बात के लिए कि जी पार्लियामेंट कायम रहनी चाहिए, जमहूरियत कायम रहना चाहिए, हम पर गद्दारी तक के इल्ज़ाम लगा दिया करते हैं मुस्तकिल इसी तरह से ना। तो अगर हम पार्लियामेंट में हैं और पार्लियामेंट में मौजूद हैं और हमने इसके अंदर ओथ उठाया है और हमने अपना जो है एहतजाजन वो हम ओथ उठाकर उसको लेके चल रहे हैं, तो वो कायमा कमेटियों में जो है, जो कमेटियाँ, ये कोई बेनिफिट तो नहीं है जो जैसा लग रहा है कि जैसे कोई टॉफ़ियाँ बांटी जा रही हैं। ये टॉफ़ियाँ तो नहीं बांटी जा रही हैं, ये तो अकाउंटेबिलिटी है
इसके अंदर उन कमेटियों के जरिए काम करना है, उन कमेटियों के जरिए अकाउंटेबिलिटी कायम करनी है, उनके जरिए बैलेंस कायम करना है, अवामी इशूज़ के ऊपर जो है उनको रोकना है जो गलत हुई चीज़ें हो रही हों, तो वो हमने अपना हक अदा करना है वहाँ पर अगर हम पार्लियामेंट में हैं। लेकिन हमें इस पार्लियामेंट की जो है हैयत पे बहुत एतराज़ है। और आपको पता है कि हम कहते हैं ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, तो हम गलत नहीं कहते, क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता करके ये बात साबित हो जाएगी। और जब ये कोर्टों के अंदर से मामला जाएंगे और ये हायर कोर्ट्स करना जाएंगे तो ये मामला आपके सबके सामने आ जाएंगे कि ये फॉर्म 45 की हुकूमत है या फॉर्म 47 की हुकूमत है, या अवामी मैंडेट की हुकूमत है या सिर्फ फॉर्म 47 के जरिए बनी है। तो ये जो बात करते हैं ना, ये लेह पालक जितने भी हैं सारे के सारे, जिनको फिलहाल जो है झूला मिला हुआ है झूलने के लिए, तो इनको जो है हमेशा तनकीद करना चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ जो है कभी पार्लियामेंट इदारों से लड़ना चाहते हैं। ये झूला कुरैशी साहब, ये झूला 35 साल से किसी ना किसी को तो मुयस्सर है। देखिए मैसर है तो फिर माने भी ना, ये क्या बातें करते हैं बैठ कर, अगर ये झोला नहीं है और मैसर नहीं है, मानते क्यों नहीं है? कभी कहते हैं किसी को लाद लें, ना 2018 वाले मानते ना 2024 वाले मानते। हमारा मसला तो ये है अवाम किसको माने। हमने हमेशा पाकिस्तान को फोकियत दी है। हमने कहा है कि पाकिस्तानी अवाम के लिए करप्शन से फ्री माहौल बनाया जाए, उसके लिए हमने जदोजहद की है, हमने स्ट्रगल की। 28 साल 27 साल की जदोजहद है हमारी, और हम उसके ऊपर कायम थे, कायम रहेंगे। और जो भी मामला हुए, हमें अगर किसी जगह कंप्रोमाइज़ करना पड़ा तो सिर्फ एक इशू पाकिस्तान के लिए था। आज हमारा लीडर जेल के अंदर है, उनकी बेगम के साथ जो सुलूक हो रहा है, आप मुझे बताएं, घर में जो है नज़रबंद करके जिस तरीके का जो सुलूक किया जा रहा है, अगर वो मजबूरन जाके इदारों के खिलाफ बोल दें तो फिर उनको कहा जाता है कि जी ये जो गलत बात कर रहे हैं ये इदारों के खिलाफ बोल रहे हैं। अरे भाई, वो बेचारी वहाँ पे अंदर इसको हाउस अरेस्ट के अंदर भी इतनी सख्तियां हैं कि किसी से मिल नहीं सकते। ये कौन सा हाउस अरेस्ट होता है? ये किसके साथ हुआ है आप मुझे बताएं? पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर जो कुछ हमारे साथ हो रहा है, जिस तरह हमारे साथ जुल्म रवा रखा हुआ है, कौन क्या कर रहा है? ये जो हुकूमत है, अगर हुकूमत है तो इनको अपना अख्तियार इस्तेमाल करना चाहिए। ये बार बार ये बात करते हैं कि जी हम हुकूमत हैं, हम हुक्मरान हैं और हमने ये मुआहिदे करने हैं, हमने अवाम के लिए ये चीज़ें करनी है, हमने अवाम के लिए वो चीज़ें करनी है। जब इनके ऊपर मामला आते तो ये बड़ी तनकीद क्या करते थे। कभी कहते थे ये पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं होना चाहिए, मिसाक जमहूरियत होनी चाहिए, मिसाक मईशत होना चाहिए, और आज वही सब कुछ जालमाना इकदाम कर रहे हैं दोनों पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर। तो हम किससे जाके बात करें? हम किसको बोलें? किसको जालिम कहें? हमें बोलना तो पड़ेगा ना। अगर वो खातून को जो है, अगर वहाँ पे जहर दिया गया है और उसकी जो है आज़ादाना जो है उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है, तो हम किसको कहें? आप मुझे बताएं, हम कहाँ पर जाएं? आज आपने जो है यहाँ पे एक चीफ जस्टिस वाला मामला उठाया, इत्तफाक से मैं भी आज जो मैं इशारा फैसल पे निकला तो वहाँ पे जो है प्रोटोकॉल लगा हुआ था। इस पे ना आगे जाके बात करते हैं। बहरहाल बात आपकी ठीक है, और हमें ये उम्मीद लग गई है, बिलखसूस मुझे ये उम्मीद अब लग गई है कि जिस तरीके से आपने बैठ के अच्छे तरीके से एक कायमा कमेटियों का फार्मूला तय किया है, वो वक्त दूर नहीं कि जब आप लोग बैठ के हुक्मरान इत्तेहाद के साथ मिसाक मईशत भी साइन करेंगे। नवीद मलिक साहब, आपने हमारे दोनों अहबाब की गुफ्तगू सुनी। सवाल ये है कि पार्लिमानी निज़ाम को स्ट्रेंथन करने के लिए अमली तौर पे एक कोशिश करनी चाहिए, जो कि हुई कि कायमा कमेटियों के हवाले से दोनों साइडें जो सी वो किसी फार्मूले पे आ गई, अच्छी बात है, और इंशाल्लाह ये मिसाक मईशत के फार्मूले पे भी आ जाएंगी, मेरी दुआ है। लेकिन वो जो नैरेटिव था पिछले 2 माह से जो बनाया गया था, हुकूमत का मैंडेट नहीं, फॉर्म 47 वाली हुकूमत, फॉर्म 45 वाली हुकूमत और ये सारी चीजें, फिर क्या तहरीक साहब उस नैरेटिव से कहीं साइड ले रही है? देखें, सबसे पहले तो इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए कि तमाम सियासी पार्टियां, चाहे वो हुकूमत में है चाहे वो अपोजिशन में है, पार्लिमानी निज़ाम को आगे बढ़ाने के लिए, जमहूरियत को आगे बढ़ाने के लिए आहिस्ता आहिस्ता आपस में मुत्तफिक होती जा रही हैं, और वो जो मुखालफत बराए मुखालफत थी उससे अब इज्तनाब कर रही हैं। जो पहले जो इनका नैरेटिव था कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47, वो मामला अदालतों में ज़ेर समात हैं, इनके लिए दरवाजे खुले हैं, इन्होंने उन तमाम चीज़ों को चैलेंज कर रखा है। अब वहाँ पे आगे जो भी अदालतें फैसला करेंगी, जाहिर बात है तमाम लोग उन फैसलों पे अमल करने के पाबंद हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि सिर्फ एक चीज़ पे वो स्टिक हो के कि नहीं जी हमने पार्लियामेंट में नहीं बैठना, या हमने ये फॉर्म 47 की या फॉर्म 45 की हुकूमत को तस्लीम नहीं करना, और उसमें एक बिला वजह पार्लियामेंट में रुकावट डालते, तो मेरा ख्याल है कि फिर मज़ीद मुश्किलात पैदा होती। तो ये इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए कि चलें आपस में वो इस बात पे मुत्तफिक हो गए कि चले इस निज़ाम को आगे चलना चाहिए। और जो अब तक इनकी तनकीद हो रही थी
चलें वो चीज़ें अदालतों में ज़ेर समाअत है, वक्त के साथ साथ चीज़ें सारी अवाम पे भी आया हो जाएंगी और इन पे भी आया हो जाएंगी कि क्या बात दुरुस्त थी और क्या बात गलत थी। ज्ञानचंद साहब, सर आप क्या देख रहे हैं सूरत हाल को? मैं तो सिर्फ, मेरा तो मुद्दा और मतमा नजर यह है कि कुरैशी साहब देखें ना, एक तरफ वो कमेटियों की बात के ऊपर कहते हैं कि पार्लियामान के निज़ाम को चलाना चाहिए, स्ट्रेंथन करना चाहिए, लेकिन फार्म 47, फार्म 45 वाली बात से वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। देखिए इनको क्या करना है, इनको तो यही जो उन्होंने एक पोल्यूशन फैलाया है ना हमारे पॉलिटिकल कल्चर में, उसी को ये कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारे साथी जो पीटीआई की नुमाइंदगी कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, आपको जहर मिलाया गया है। आप कौन सी हॉस्पिटल पे ट्रस्ट करते हैं? तमाशा करना ये बंद कर दे। अगर तमाशा करते रहेंगे खुद का नुकसान करेंगे। ये फॉर्म 45, 47 की बात कर रहे हैं, क्या आरटीएस नहीं बैठा था? क्या आप लोगों ने जो धरने लगाए, ये लगाए, उसमें ये नहीं था कि रातों को कहां पे जाकर इमरान खान हाजिरिया देता था और बूट पॉलिश करता था? अभी भी इमरान खान का क्या मुतालबा है? देखिए लैंग्वेज जरा संभाल के, मुंह संभाल के बात करें, मुंह संभाल के बात करें, लैंग्वेज संभाल करें, लैंग्वेज संभाल करें। ये जो कर रहे हैं ना गुफ्तगू, तुमसे ज्यादा बात बदतमीजी करूंगा तुम्हारे साथ, तुम्हें समझ आ जाएगा ज्ञानचंद, तुम्हें समझ आ जाएगा, तुम्हें समझ आ जाएगा बदतमीजी की। एक मिनट के लिए मेरे साथ कुरैशी साहब, नहीं मैं बता दूंगा मैं तुम्हें क्या बात होती है। बाकी बूट पॉलिश, तुम बूट पॉलिश के जरिए तुम आए हो बकवास कर रहे हो। कुरैशी साहब, ये तरीकाकार नहीं है गुफ्तगू का, ये तरीकाकार नहीं है कोई साहब, ये तरीकाकार नहीं गुफ्तगू का। ज्ञान बूट पॉलिश एक ब्रेक में जा रहा हूँ, ब्रेक से वापस आके इस सारे मामले को दोनों अहबाब जो है थोड़ा सा ठंडे भी हो जाएंगे। और हम जो अदालत का मामला है कि अदालत ने बानी तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी को और उनके जो मुशीर हैं, वकला हैं, उनको किसी किस्म के बयानात से जो रोका है, इसकी क्या कानूनी हैसियत है, किस तरीके से इस पर गुफ्तगू करते हैं हमारे साथ। ये मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। नवीद साहब, आज एहतसाब अदालत की जानिब से बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को रियासती इदारों के खिलाफ बयानबाजी से रोक दिया गया है और जो मीडिया के ऊपर, मीडिया को भी पाबंद किया गया है कि जो पैमरा के कोड ऑफ कंडक्ट है उसको भी देखा जाए और उस दूसरे जो उनके वकला हैं, मुशीर हैं। यह अमूमी तौर पे ये होता था कि समाअत हुई, समाअत के बाद बानी तहरीक इंसाफ ने कोई गुफ्तगू की किसी इदारे को, चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ, किसी के खिलाफ, वो फिर मीडिया उससे फ्लैश करता था। उस सारी चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट किया गया है। क्या समझते हैं कि इसके पीछे क्या ये आईनी और कानूनी इकदाम है अदालत का जो फैसला है? नंबर, अब तो चूंकि वो फैसला आ चुका तो शायद हम उस पर कमेंट कर सकते हैं। और दूसरा ये कि वाकई ही इस तरह का रवैया इंसाफ के ऊपर असरअंदाज हो रहा था या हो रहा है? सबसे पहले तो सर मैं एक बात करना चाहूँगा कि दोनों जो पैनलिस्ट हैं हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं, आमिर टीवी चैनल पे बैठे हैं। हमें एक दूसरे की तनकीद सुनने का हौसला होना चाहिए। तो इस तरीके से मेरा ख्याल है कि अवाम में बड़ा गलत असर जाता है जिस तरीके से हम एक दूसरे को जवाब देते हैं। दूसरा, आपने जो बात की जो आज के एहतसाब अदालत के हुक्म के हवाले से, तो काशिफ साहब, हम अपने आप को पाकिस्तानी कहते हैं और उसके बाद हम अपनी ही पाकिस्तानी फ़ौज, अपने ही रियासती इदारों, अपनी ही एजेंसियों पे इस तरह तनकीद करते हैं जिस तरह ये दुश्मन मुल्क की फ़ौज हो, दुश्मन मुल्क की एजेंसियाँ हों, दुश्मन मुल्क के इदारे हों। देखिए, इस बात में कोई शक नहीं है कि जो फ़ौज है या जो इदारे हैं उनको पॉलिटिक्स में मुलव्वस नहीं होना चाहिए। और माजी में बहुत सारी मिसालें ऐसी रहीं, लेकिन इस दफ़ा पिछले अदवार में जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं या जो DGISI हैं, उन्होंने मीडिया पे आके कैटेगोरिकली आके कहा कि हम जो है हम सियासत पे मुलव्वस नहीं होना चाहते, आप अपने मामलात को खुद निपटाएं और हम गैर जानबदार रहना चाहते हैं जी। तो उनकी इस बात पे जो मीडिया में तकरीरें की गई कि गैर जानबदार तो जानवर होता है, न्यूट्रल तो जानवर होता है, इस तरह कह कह के आप गैर जानबदार न रहें, आप जानबदार बने। देखिए, जब जिस नहज पे हम पहुंच गए हैं, इसमें अगर इदारों का या फौज का या एजेंसियों का अगर कोई कसूर है तो उसमें ज़्यादा कसूर हमारे सियासतदानों का है। हम एक दूसरे की मुखालफत बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब हमारा मुखालफ इक़्तिदार में होता है तो हम उसको गिराने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करते हैं। हम खुद जाते हैं उनके पास, उनको इनवाइट करते हैं कि हमें आपकी मदद की ज़रूरत है, इस हुकूमत को वक्त से पहले गिरा दें। तो इस तरह की बातें कर करके हमने उनको सियासत में मुलव्वस किया।
तो जो बयानबाजी है मीडिया में, देखिए दुनिया में क्या तासर जाता होगा, हमारे मुल्क की फौज की, हमारे मुल्क की एजेंसियों की, हमारे मुल्क के इदारों की, पूरी दुनिया में एक धाक है। लेकिन जब हम खुद ही उनकी बेइज्जती करना शुरू कर देंगे, मीडिया पे आके उनको तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर देंगे और इस तरीके से उन पर तनकीद करेंगे जैसे वो किसी दुश्मन मुल्क की फौज हो, जिस तरह वो किसी दुश्मन मुल्क की एजेंसियां हों, जैसे वो किसी दुश्मन मुल्क के इदारे हों, तो ये बिल्कुल नामुनासिब है। तो वहाँ पे जो अदालती प्रोसीडिंग्स होती हैं, मैं ये समझता हूँ कि एहतसाब अदालत ने ये बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया है कि वहाँ पे सिर्फ अदालती प्रोसीडिंग से मुतल्लिक जो है वो जो मीडिया है वो अपनी रिपोर्टिंग करे कि अदालत में आज ये हुआ, अदालत में ये आज हुआ, अदालत में ये कार्रवाई हुई और उसके बाद जो है वो एडजर्न हुआ या आगे डिसीजन हुआ। लेकिन उसके बाद जो मीडिया टॉक है उसमें किसी इदारों पे तनकीद करना, अदालतों पे तनकीद करना, बाकी फौज पे तनकीद करना, ये गैर मुनासिब है। इससे फिर वो अवाम में तासर जो है वो तो जाते ही जाता है जिस तरीके से, लेकिन जो पूरी दुनिया में तासर जाता है वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अशरफ कुरैशी साहब, सर आज एहतसाब अदालत की जानिब से जो सामने आई बात, जो फैसला सामने आया, ये बात तो हम देख रहे थे और आपने तो हर जगह हमारे प्रोग्राम में मुतादिद बार और अदरवाइज भी आपने कंडेम किया कि पाकिस्तानी फौज हमारी फौज है और कोई डिफरेंसेस नहीं है, कोई चीज़ें नहीं है। लेकिन बहरहाल आज जो फैसला है इसका मतलब ये है कि बानी तहरीक इंसाफ बुशरा बीबी या उनके जो उनके दीगर सियासी रहनुमा हैं वो इस तरह की जो तनकीद कर रहे थे, जो बयानबाजी कर रहे थे, जिससे उन्होंने अदालत का कहना है एहतमाल है इंसाफ के ऊपर असरअंदाज होते हैं ये मामला। तो आप कैसे देख रहे हैं? वैसे भी रियासती इदारों के ऊपर उनके ऑफिशियल्स को हदफ तनकीद बनाना कोई मेरा ख्याल मुनासिब रवैया भी नहीं है। क्या कहिएगा सर? देखिए बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है और हम कभी भी इदारों के खिलाफ नहीं रहे और मैंने आपके प्रोग्राम में बैठ के जो सियासतदान जो मेरे साथ बैठे थे मैंने उनको भी कहा कि अब हमें लड़वाने की कोशिश ना किया करें हर वक्त ना। हम इदारों के खिलाफ नहीं हैं, हम इदारों के साथ हैं, हम इदारों का बाजू बनना चाहते हैं कि पाकिस्तान की हिफाजत के लिए साथ खड़ा होना चाहते हैं। लेकिन वहाँ पर जो है आपको पता है कि जो लोग आते हैं वहाँ पर उनको खबर चाहिए होती है। सोशल मीडिया के भी है वो वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह की खबरें निकालते हैं और फिर उनकी तस्दीक नहीं हो पाती। लेकिन बात अदालत ने सही किया। अच्छा, वैसे कुरैशी साहब कथा कलामी माफ, मैं सर खुद 2-3 बार गया हूँ वहाँ पे हेयरिंग में। जो गुफ्तगू बहरहाल मीडिया रिपोर्ट करता है उससे कहीं ज्यादा गुफ्तगू बानी तहरीक साहब करते हैं। देखिए ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि मैं खुद वहां से हो गया हूँ। मुझे पता है, मुझे तो अब पता है कि आदमी जो है डिफरेंसेस बहुत ज्यादा गैप है बहुत ज्यादा मामलात के अंदर और डिफरेंसेस पैदा भी हो रहे हैं और पैदा किए भी जा रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो है जो सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान को जिस चीज़ की जरूरत है वो हमें एक प्लेटफॉर्म पे आने की जरूरत है। अगर वहाँ पे कोर्ट से अगर जो आपको अगर कुछ ऐसी बातें भी होती हैं बाज़ दफ़ा जिससे भी अपने ऑफ एयर हम जो बातें कर रहे थे वो ऑन एयर चली जाएं और उसके मतलब निकाले जाएं तो बड़ा मसला बन जाता है। आप देखें बुशरा बीबी के साथ उन्होंने कहा कि मुझे टेस्ट ने कितनी मुश्किलों से जाके अस्पताल लेके गए, कितनी मुश्किलों से जाके वो जो है टेस्ट हुआ और वो भी सरकारी इदारों में टेस्ट हुए। ये आपको पता है ना, यहाँ पे प्लेटलेट्स गिर रहे थे, चीज़ें हो रही थी, उनके टेस्ट हो रहे थे, वो साहब उस बुनियाद पर बाहर जाके सेहतमंद हो गए। और आज भी यहाँ पे ये इसी तरह के मामला चलते रहते हैं इस मुल्क के अंदर। यहाँ पे वो उनको असल जेन्युइन जो जगह थी उनको हमसे कह रहे थे कि किसी इंडिपेंडेंट जगह पे उनको टेस्ट करा दें और उनके साथ अगर उनके साथ प्रॉब्लम हुई है उनको ये डाउट है तो क्लियर कर लें। लेकिन मसला ये है कि जो हुकूमत जो है, जो हुकूमती नुमाइंदे आपके प्रोग्राम में भी आके बैठते हैं वो हमेशा जो है वो इदारों की तरफ डाल देते हैं। अभी देखें आपके सामने ये सियासतदान, मैं कहता हूँ अल्लाह मुझे माफ़ करे, इनको अपनी इज्जतों का ही ख्याल नहीं है। ये मुस्तकिल जो है बूट पॉलिश की बात करते हैं, कभी किसी चीज़ की बात करते हैं। अरे भाई आप सियासतदान हो, आपका एक मुकाम है, आप अपने मुकाम से क्यों नीचे की तरफ आते हो यार? आप अपने मुकाम को पहचानो। आप जो है बजाय उसको इस बातों को अब मैं पीपल्स पार्टी को कहूँ, पीपल्स पार्टी मुझे कहे, मैं नून लीग को कहूँ, इससे बेहतर ये है कि हुकूमत में जो बंदे हैं, जो लोग हुकूमत में बने उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए कि एक पेशेंट है या उसको एलिगेट कर रहा है कि मुझे जहर दिया गया है, तो किसकी जिम्मेदारी है? ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी है रियासती इदारों की? आप बताएं मुझे। अगर ये हुकूमत चाह के ये फैसला करवा लेती तो ये पता लगता ना कि ये हुकूमत है। जब ये खुद ही हर बात के ऊपर जो है इदारों की तरफ डाल देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, तो ऐसी हुकूमत का फायदा क्या? इसीलिए तो हम बार बार कहते हैं कि भाई ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, क्योंकि ये इख्तियार इसके इस्तेमाल ही नहीं कर सकती। एक जेल के अंदर कैद है, एक जिसको जो है आपने सब जेल का करार दिया हुआ है, उसके टेस्ट की बात हो रही है, आप नहीं कर रहे। मेरी वाइफ के मुतालिक अल्लाह ना करे कोई ऐसी बात हो या आप में से किसी के घर में भी कोई ऐसी बात हो तो आप जज्बाती तो होंगे ना यार, इमोशनल होंगे, हेल्पलेस हैं, कैद के अंदर हैं। कैद के अंदर सूरत दूसरी होती है। आप में से कोई अगर जेल में रहा हो तो आपको अंदाजा होना चाहिए
कि वहाँ पे सूरत क्या होती है इंसान की। मैं तो 2-3 दफ़ा गया हूँ पॉलिटिकल मुजाहिरों के अंदर, तो मुझे पता है कि वहाँ पे क्या होता है। तो इस बात को तनकीद ना करें, बजाय इस बात को कहें, इस बात को सीरियसनेस को समझें। और आइंदा के लिए मैं कहता हूँ कि हमें चले, हमसे कुछ गलतियाँ हुई होंगी, हम कहते हैं हमसे गलतियाँ हुई होंगी, हमने तजर्बा नहीं था इतना ज़्यादा हुकूमतों का। आप लोगों को तो बहुत तजर्बा है, तो 35 साल से हुकूमत में आवाम के जो हाल किया आप लोगों ने, वो तो आपके सबके साथ आप लोगों की हुकूमतें थी ना। हमारी वो 3.5 साल की हुकूमत थी, हमें हो सकता है इतना तजर्बा ना हो इन चीज़ों का। मैं कहता हूँ हम इदारों के खिलाफ नहीं है, किसी सूरत में भी नहीं है। और मैं बार बार आपके प्रोग्राम में भी बोल रहा हूँ कि सियासतदानों को नहीं, सियासतदान जितने भी पार्टी वाले हैं उनको अपनी इज्जत का ख्याल करना चाहिए, बार बार नहीं करें ये बात। क्योंकि हमारे पास तो जो है फॉर्म 45 मौजूद है, वो हम कोर्टों में लेके जा रहे हैं। मैंने पहले आपके प्रोग्राम में भी कहा था और अभी कह रहा हूँ, क्या हम अदालतों में लेकर साबित करेंगे ये फॉर्म 45 जो है और 47 जो है, इसमें डिफरेंस क्या है? हम ये कोर्टों में जाकर साबित कर रहे हैं। हम अपने चेयरमैन के लिए रहाई के लिए मुजाहरे कर रहे हैं, हम जो हमारा पॉलिटिकल हक है हम वो पूरा करेंगे। आप हमें जो है, हम कराची में मुजाहरा करते हैं, हमारी जो है 4-4 हज़ार लोगों की FIR काट देते हैं पीपल्स पार्टी वाले। यहाँ पर ये खुद पीपल्स सारे इस प्रोसेस से गुजर कर आए। ये कोई किसी को मुजाहरा नहीं करने देते, कोई जगह प्रोवाइड नहीं करते, कोई NOC नहीं देते, जलसे के लिए NOC मांग रहे हैं नहीं दे रहे। किस बात का खौफ है? आप तो हुकूमत में बैठे हुए हैं आप लोग यार। पॉलिटिकल ग्राउंड प्रोवाइड करें। अगर आप ये समझते हैं कि आप जमहूरी हुकूमत हैं तो जमहूरियत के लिए तो पाबंदियां नहीं लगा सकते। आप क्यों पाबंदियां लगा रहे हैं? पीपल्स पार्टी को भी ये बात समझनी चाहिए और नून लीग को भी ये बात समझनी चाहिए। अभी वो हुकूमत में हमारा अख्तियार नहीं छीने, हमसे आज़ादी नहीं छीने, हमारा हक जो है हमें दें, हमें बोलने दें। हम आपको भी आप जब आप लोग थे तो हमने आपके मुतालिक कोई पाबंदियां नहीं लगाई थी। वो केसेस चल रहे थे हमसे पहले हुकूमतों में, जो लोगों ने आप लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ केसेस बनाए थे वो अदालतों में थे। हमने कौन से केस बनाए थे आपके खिलाफ? लेकिन आप हमें तनकीद का निशाना बनाएंगे, हमें स्टेट के खिलाफ सामने लेकर आएंगे बार बार। हमारा एक ही मुतालबा है कि जो जाली मुकदमात आप लोगों ने बनाए हैं चेयरमैन के खिलाफ और उनकी वाइफ के खिलाफ, वो खत्म करें। और एक ऐसा केस जिसके अंदर शरई कोई हैसियत नहीं है, आपने उनको पाबंद किया हुआ है, उनको वहां पर रिलीज कर दें। क्या कर लेगी वो नहती औरत आपके लिए? आप मुझे बता दें, इस बात से क्या फायदा हो रहा है? तो मैं तो ये चाह रहा हूं कि हम इदारों के साथ करें और सियासतदानों को अपना रोल प्ले करना चाहिए। लेकिन कुरैशी साहब, बहरहाल जो क्योंकि केसेस बन गए हैं और उसका फैसला अदालतों ने करना है और अदालतों में आपके वकला केस फाइट भी कर रहे हैं। ज्ञान चंद साहब, एक तो ये जो अदालत की जानिब से एक फैसला आया कि बानी तहरीक इंसाफ के जो बयानात हैं वो मुतसबाना है और इश्तिहाल अंगेजी का मामला है और जो अदालत का एक डेकोरम है उसमें खलल पड़ता है। एक तो इस पे कमेंट दरकार है। दूसरी बात कुरैशी साहब की मैं समझता हूँ ठीक है कि सियासतदानों को इतनी स्पेस रखनी चाहिए कि कल जब आप एक टेबल पे बैठे तो एक दूसरे की इतनी तलखी ना हो कि आप एक साथ बैठ ना सके। तहरीक इंसाफ अगर फजल रहमान साहब के साथ बैठ सकती है तो सर कल आपके साथ भी बैठ सकती है, आप उनके साथ बैठ सकते हैं। क्या ख्याल है सर, क्या कहिएगा? देखिए, ये बिल्कुल बात ठीक है, इसमें कोई गलत बात नहीं कर रहे। लेकिन बैठे ना, अगर मौलाना फजल रहमान को आप इतनी तौहीन करके भी बैठ रहे हैं, नंबर 1 टारगेट पे तो ये हम वर्कर्स का नहीं, इनके लीडर का टारगेट मौलाना फजल रहमान होता था। हम तो मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं, हम तो इमरान खान साहब कहते हैं। हमारी लीडरशिप ने कभी भी बिलो द बेल्ट कोई बात नहीं की है। लेकिन इमरान खान जो इनके चेयरमैन हैं, उनकी बातें क्या कौन सी रिपीट करूं? मरीम नवाज साहबा के लिए क्या कहा था, नवाज शरीफ जब जेल में था तो क्या कहा था, हमारी अदी फरियाल तालपुर साहबा को जेल में किस टाइम पे निकाल कर बंद किया गया था। कोई बीमार होता था, हॉस्पिटल जाता था तो क्या कहा जाता था, ये ड्रामे करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे तो केस जो आया है बुशरा बीबी का, उन्होंने तो कोर्टों को अपने पॉलिटिकल मकासद के लिए इस्तेमाल किया है, वरना उनके टेस्ट हो रहे थे। जब टेस्ट हुए तो पता चला कि कोई इशू नहीं है। गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वहां पे जहर तो क्या, उनको कोई खराश भी ना आए, उनको वो फैसिलिटीज देना। लेकिन जो कहते हैं ना, हम तो इनको ही कोट करते हैं कि आप कहते थे कि भाई चोरों को वो सहूलतें दो तो सारी दुनिया को दो। जो देसी मुर्गियां और अपने मर्जी के मेन्यूज इमरान खान को मिल रहे हैं, जो बुशरा बीबी को सहूलियत मिल रही हैं, क्या वो आम किसी कैदी को मिल रही हैं? ये भी सजा याफ्ता है। तो हम फिर भी कहते हैं कि एक पॉलिटिकल एक साबका वजीर-ए-आज़म और उनकी एहलिया के इशू है तो उनको सहूलियत मिलनी चाहिए, उनको एक क्लास मिलना चाहिए जब तक उनको कोई कोर्ट सजा ना दे। अभी जो केसेस है उनको भी कोर्ट में भुगते। अगर गवर्नमेंट कुछ कर सकती है तो गवर्नमेंट के साथ आप बैठोगे, बात करोगे, उनको प्रूव करोगे कि भाई ये चीजें ऐसे नहीं होंगी और आप उसमें
उसमें कोऑपरेट भी करोगे कि गवर्नमेंट कोई डिसीजन ले रही है, अवामी मफाद में डिसीजन ले रही है, तो हर जगह पे हम नहीं मानेंगे, वो बात नहीं चलेगी। फिर जमहूरी रवैया अख्तियार करो, सियासी लोगों के साथ बैठ जाओ। हम जब कहते हैं भाई तो नाराज हो गया, मैंने तो बूट पॉलिश का कहा, ये तो बूट चाटने के भी कहते थे, हम तो सुनते थे। अब भी अगर आप किसी एस्टेब्लिशमेंट से, किसी जनरल से किसी बात करना चाहते हो तो क्या उसको लफ्ज अल्फाज को एक तरफ रखो। आप क्या चाहते हो? जमहूरियत नहीं चाहते, आप चाहते हैं फिर भी वो फैसला करें कि किसको सहूलियत देनी है, किसको नहीं देनी है। अब तो माशाल्लाह हम तो कहते हैं हमारे चीफ जस्टिस जबरदस्त काम कर रहे हैं। उन्होंने काफी ऐसे केसेस हैं जिसमें बाकी इससे पहले जुडिशियरी ने हाथ नहीं डाला था, वो डिसीजंस आगे आ रहे हैं। अब पार्लियामेंट में अगर इन्होंने डिसीजन किया है तो कमेटीज में बैठेंगे, तो तनकीद अपनी जगह पे, लेकिन कमेटीज में बैठना एक अच्छा फैसला है और एक दूसरे से कोऑपरेट करना, वहां से अच्छी पॉलिसी बना के लाना, कानून साजी करना, अकाउंटेबिलिटी रखना, ये सब कमेटीज का काम है। ये अच्छी बात है, ये करें। बाकी ये समझते हैं कि ये इलेक्शन फैक हुआ है तो 18 का इलेक्शन, माजी के इलेक्शन सब ऐसे हुए। आओ बैठो, कमेटीज में बैठो, रिफॉर्म्स करो, तजावीज लेके आओ, पार्लियामेंट से पास कराओ। ये जुडिशरी भी इसको मानेगी, ये एस्टेब्लिशमेंट भी इसको मानेगी, इलेक्शन बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आपका पॉइंट आ गया ज्ञानचंद साहब, ज्ञानचंद साहब आपका बिल्कुल पॉइंट आ गया। और ये बिल्कुल ठीक है, सियासतदानों का जो मतमा नजर है, क्योंकि 5 साल बाद जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है, अवाम के पास जाना, उन्होंने बहरहाल अवाम की भलाई के लिए काम तो करना है, डिलीवर करना है। तरीकाकार पे इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन अपोजिशन के लोग हों या हुकूमत के लोग हों, बहरहाल इन्होंने अवाम की बेहतरी के लिए ही काम करना है और इसी तरह लीड मिलना है। नाज़रीन, एक ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस जब आएंगे तो जो ये तजावुज़ात वाला मामला है इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे और बिलखसूस ज्ञानचंद साहब से पूछेंगे कि क्या वाकई कराची में इतनी ज्यादा तजावुज़ात हैं, कैसे बन गई, मुसलसल हुकूमत थी पीपल्स पार्टी की। इन तमाम सवालों के जवाब लेंगे ज्ञानचंद साहब से। हमारे साथ रहे, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ज्ञानचंद साहब, आज जो चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क सामने आए सुप्रीम जो कराची की सूरत को लेके तजावुज़ात के हवाले से, सर पीपल्स पार्टी का ये चौथा टेन्योर है और तजावुज़ात होती चली जा रही हैं, होती चली जा रही हैं। तजावुज़ात कौन कर गया, क्यों नहीं रोकी गई, क्यों उनको उस वक्त नहीं रोका गया, और अब ये सारी तजावुज़ात जो है अब हटानी पड़ेंगी 3 दिन के अंदर। सर इस पे तो पीपल्स पार्टी कसूरवार बनती है, उससे सवाल तो बनता है सर, क्या कहिएगा? देखें, पीपल्स पार्टी, मैं तो मानता हूं कि 15-20 साल से हुकूमत है तो रेस्पॉन्सिबिलिटी उनकी थी कि ये तजावुज़ात हटा देती, और इससे मैं इनकार नहीं कर रहा हूं। लेकिन कुछ प्रैक्टिकल और रियल इशू, ग्राउंड पे जो इशूज हैं उन पे भी बात कर लो ना। हमारे चीफ जस्टिस मोहतरम हैं, उन्होंने बात तो कर ली, लेकिन कितनी कॉलोनियां, कराची का कितना इलाका जो है वो इंक्रोचमेंट के घर बने हुए, कितने पॉक्स हैं जहाँ पे कब्जे किए हुए हैं। ये चाइना कटिंग का टर्म कहाँ से निकला? हमारे जो बनी गाला इमरान खान साहब का घर है वो कहाँ पे बना हुआ था और कैसे रेगुलराइज हुआ? तो ये एक तल्ख हकीकतें हैं जो कराची की भी है। लेकिन सब के सब इतने सारी पब्लिक को आप एक ऑर्डर पे आप उनको पूरे के पूरे घर मस्मार करके उनको अदर दूसरी जगहों पे कंपनसेट करने की पोजीशन में भी नहीं हो। हमारे हालात, हमारी इकोनॉमी बहुत बुरे हैं। वो इसलिए हैं कि हमारी गवर्नेंस ठीक नहीं है, हम सही काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन चैलेंजेस क्या हैं, कौन कौन से इदारे हैं, उनको क्या कर सकते हो? हमारे मिसिंग पर्सन्स का इश्यूज चल रहे हैं, उन पे आप कुछ नहीं कर सकते, कोर्ट ऑर्डर्स देती है, नहीं हो सकता है। हमारे जो इलेक्शंस में जो सिलेक्शंस की बात हम करते हैं वो कौन करते हैं? आप उसको नहीं, लेकिन ज्ञानचंद साहब देखिए, कोई भी टावर, कोई भी बिल्डिंग, कोई भी चीजें बगैर एनओसीओ के नहीं बनती है ना सर। और फिर आपने रास्तों में इंक्रोच कर लिया, नालों के ऊपर प्रोजेक्ट बना लिए सर। ये तमाम, इस तमाम को आप बिल्कुल खत्म तो नहीं कर सकते, इस आर्गुमेंट को खत्म नहीं कर सकते के लिए कि भाई वो तजवाज़ात को खत्म करे। चीफ मिनिस्टर हाउस का तो वैसे नाम लिया गया, मैं कहता हूं कि खत्म नहीं कर सकते। अगर कर भी सकें बाय फोर्स तो भी मुनासिब नहीं है। वहां पे गरीब लोगों ने इंक्रोच किया है, उनके लिए कोई वे आउट निकालना पड़ेगा और आइंदा के लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी। लेकिन अभी तक वो चीजें रुकी तो नहीं है। हमारे
काफी अभी बैरिया टाउन के इश्यूज जो चल रहे हैं, बैरिया टाउन ने कितनी ज्यादा जमीन इंक्रोच करके रखी हुई है, उस पे अगर बात करेंगे तो कौन सी गवर्नमेंट है जो कहेगी कि नहीं, वो लेकिन हमारे साबका प्राइम मिनिस्टर का घर वो भी इंक्रोचमेंट में बना हुआ था, फिर वो प्राइम मिनिस्टर था इसके लिए उसको रेगुलराइज करके दे दिया गया, बाकी गरीब लोगों का नहीं हुआ। तो हमारे हालात, हमारी गवर्नेंस यहाँ तक पहुंची हुई है कि हमारा एक्स प्राइम मिनिस्टर भी इंक्रोच करता है। जी ठीक, उनको हटाना, जी ठीक, उनको मैनेज करना बहुत मुश्किल है, लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने काफी फैसले किए हैं, उस पे अमल भी किया है। लेकिन कराची की आबादी इस तरह से बढ़ी है, कराची में दहशतगर्दी का मामला रहा है, यहाँ के किसी टाइम पे तो आप इंक्रोचमेंट कहते हैं कि हमारे आर्म्ड फोर्सेस को भी काफी इलाकों में जाना चले ज्ञानचंद साहब, आपकी जमात ने जो भी इकदाम किए हैं, चूंकि वो अशरफ कुरैशी साहब भी कराची से ताल्लुक रखते हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि कोई इकदाम हुए हैं। इसकी सियासत अशरफ कुरैशी, एक दूसरे से ताउन अशरफ कुरैशी साहब, और सही डिसीजन करके उस पे अमल कराने के लिए एक दूसरे से कोऑपरेट करेंगी तो आगे बढ़ा जा सकता है। एक कोर्ट के ऑर्डर पे जी एक बात एक बात क्लियर कर दूं, ज्ञानचंद साहब की बात जो कि कह रहे हैं, बार बार इमरान खान साहब का नाम ले रहे हैं, वो इंक्रोचमेंट नहीं थी, वो एक जोन था और इमरान खान साहब की प्राइवेट मलकियत थी वो लैंड। वो एक जोन बनाया गया था जहां पे हाउसिंग मेरे ख्याल में मना थी, जिसको रेगुलाइज, हाउसिंग को रेगुलाइज किया गया। वहाँ इंक्रोचमेंट नहीं थी, वो पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इमरान खान साहब के नाम पर है, उन्होंने कोई इंक्रोच नहीं की थी। सिर्फ जो वहां पे वैसे भी वो जो है वो कंडीशनल एनओसी कंप्लीशन दिया गया था, वो नहीं दिया गया था कंप्लीट, कंडीशनल दिया गया नहीं है, वो प्राइवेट लैंड थी उसके ऊपर। अच्छा, मैं यहाँ कराची की आपको बताऊं, कराची की बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए, कराची के अंदर जो है सारा मामला जो है यहाँ पर ये हुआ है कि ये अगर ये तोड़ेंगे तो ये नुकसान जो है ये गरीबों का होगा। अगर चीफ जस्टिस साहब ने कोई फैसला करना है तो उनको ये बात को मद्देनजर रखना पड़ेगा कि जो लोग इन गरीबों से पैसे लेके अरबोपति बन गए हैं उनको तो आप कोई सजा दे नहीं रहे हैं। नस्ला टावर वाला मैटर हुआ, उसके अंदर कोई सजा नहीं दी गई, पूरे लोगों को इंक्रोच कर दिया गया, जबकि उसमें 300-400 गज जगह जो है वो थी। टेक्निकलिटी के ऊपर जाएं तो मामला नहीं होता। यहाँ बिल्डिंगों की एनओसी कौन देता है? यहाँ पे कौन बता रहा है इस बात को कि ये जो है रेगुलाइज होगी और ये रेगुलाइज नहीं होगी? जब तक ये सिस्टम यहाँ ये चलता रहेगा, लोग घर बनाते रहेंगे, कभी गोट के नाम पे बनाएंगे, कभी जो है वो चाइना कटिंग के नाम पे घर बनाएंगे। घर तो लोगों की जरूरत है और आईने पाकिस्तान के तहत वो वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है, घर देना, सेहत देना, तालीम देना, ये हुकूमतों की जिम्मेदारी होती है। लेकिन आप जो है उस बात को करने के बजाय आप घरों को तोड़ते हैं, ये आईने पाकिस्तान की वायलेशन है। अगर जिन लोगों ने ये बनाने की जगह दी, एनओसियां दी, बनाए गए, आपको पता है स्कीम 33 जो है 1971-60 के अंदर अलाउड हुई थी। 90 स्कीम 33 बनी थी यहाँ कराची के अंदर। वहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटियां बने को जमीन दी गई थी ताकि लोग आबाद हो सके। वहाँ क्या हुआ? वहाँ सारी माफियाज ने कब्जा कर लिया, वहाँ पे गोट बन गए, सोसाइटियों की जमीन कब्जा हो गई, वो कोर्टों के अंदर मारे फिरते रहे। अब यहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेटर आके वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर बिठा दिए जाते हैं, वो कब्जा करते हैं लोगों की जमीनों के ऊपर। वहाँ पे जो है जो इनके लोग आते हैं वो सिस्टम वाले, वो मुख्तलिफ अभी भी जो है ख्याल में कोई 30-40 सोसाइटियों को जो है वो उसके ऊपर जो है इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर बिठा रहे हैं। जहाँ पैसा नजर आता है वहाँ आके चले जाते हैं। हुकूमत तो पीपल्स पार्टी की है, जिम्मेदारी तो पीपल्स पार्टी की होगी यहाँ पर सारी चीजों की। अगर एसबीसी एनओसी दे रहा है, एसडी जो केडीए एनओसी नहीं दे रहा है, तो वो एनओसी किस बुनियाद पे दे रहा है? अगर वहां पे कानून ही नहीं बना। मैंने पहले भी कहा था कि आप कानून साजी करें। पाकिस्तान के अंदर जो है कराची के अंदर खासतौर पे यहाँ पे राइश की बहुत सख्त जरूरत है। अगर टाउन प्लानिंग जो है आज से कोई 60 साल पहले कोई टाउन प्लानिंग हुई थी तो उसमें अमेंडमेंट करें, कानून साजी करें, ताकि उसके अंदर जो है अगर वो कोई जगह पे अगर आपको वर्टिकल बनाना है तो उसकी एनओसी अगर कानून साजी करके वहां पे बनाएं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे सिस्टम को पैसे चाहिए, बाकी चीजों को पैसे ना दें, कोई मसला नहीं है। आपने 4 बिल डालने हैं, उसके बाद छोड़ने आपका पॉइंट है। कुरैशी साहब आपका पॉइंट आ गया। नवीद साहब की भी सुन ले जी। नवीद साहब ये बताइए कि ये तजावजात का मामला सिर्फ एक सिंध या कराची का नहीं है, इस्लामाबाद रावलपिंडी में तजावजात का क्या मामला है? लेकिन यहाँ पे भी अदालतें मौजूद हैं, फैसले आते हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। क्या हर्डल क्या जी तजावजात? ये तो मुझे लगता है कि एक बहसियत कौम एक हमारा एक ऐसा नासूर सा बनता चला जा रहा है। क्या कहिएगा सर? कराची, लाहौर और दीगर इलाकों को तो छोड़ दें, इस्लामाबाद फेडरल कैपिटल एरिया है और यहाँ पे भी जो है गैर कानूनी तजावजात भी हैं और गैर कानूनी सोसाइटियाँ भी बनी हुई हैं। और मैं कुरैशी साहब की बात से इत्तफाक करूँगा कि ये जब सोसाइटियाँ बनती हैं या गैर कानूनी तजावजात होते हैं, इसमें जो मुतलका इदारे होते हैं उनके इन्वॉल्वमेंट के बगैर ये ना तजावजात हो सकती हैं ना सोसाइटियाँ बन सकती हैं।
लिहाजा जब भी आप कोई एक्शन करते हैं तो आप उस मुतलका इदारे के सरबराह को सजा दें, तो ये मामलात रोकेंगे। अब इस्लामाबाद में आप देखें कि आप मौरी टाउन ले लें, आजकल बड़ा उसका हो रहा है, पुलिस फाउंडेशन एक पूरी 100% सोसाइटी कंप्लीट हो चुकी है, और अब वहाँ पे जब आप कनेक्शन लगाने जाते हैं तो कहते हैं जी कि ये तो सोसाइटी गैर कानूनी है। आप G12 ले लें, आप I12 ले लें, आप F12 ले लें, आप E12 ले लें, कितनी सोसाइटियाँ हैं जहाँ पे कितने जगह हैं जहाँ पे लोग जो है वो बैठे हुए हैं और मुतलका इदारों की मुआवनत से बैठे हुए हैं। और अगर उन जगहों पे आप अंदर जाएंगे तो जो मुतलका इदारे में लोग काम कर रहे हैं उनके बड़े बड़े खूबसूरत घर बने हुए हैं, जो लॉ एंड इन्फोर्समेंट एजेंसी के लोग हैं उन लोगों के अंदर घर बने हुए हैं। तो फिर वो तजावजात कैसे ख़त्म होंगी? तो अगर ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने इस हवाले से कुछ स्टेप लिए है तो हमारे आपके प्रोग्राम के वसाते से गुजारिश होगी कि आप जहाँ जहाँ पे ये ऐसी तजावजात है वहाँ पे जो मुतलका इदारा है उसके सरबराहान को बुला के उनको सजा दें, और वो तमाम नुकसान जो है वो उन पे डाला जाए, उस इदारे पे डाला जाए, उनके सरबराहान पे डाला जाए, तो शायद कुछ कमी आए। अदरवाइज तो ये मेरा ख्याल है ये कल्चर चल रहा है और अब ये चलता रहेगा जब तक इसमें स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा। बहुत बहुत शुक्रिया नवीद मलिक साहब आपका, अशरफ कुरैशी साहब आपका, सेनेटर ज्ञान चंद साहब आपका। नाज़रीन, ये बात ठीक है, तजावजात हैं, मसाइल हैं, उसके पीछे वजूहात भी हैं, और वजूहात ये हैं कि हमारी आबादी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, उनकी जो लिविंग अकोमोडेशन है हमें उसको एडजस्ट करना है। अब बजाय इसके कि हम बड़े बड़े घरों में जाएं, हमें कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा, जैसे कुरैशी साहब ने भी कहा, कोई फ्लैट्स बनाने पड़ेंगे, कोई चीज़ें बनानी पड़ेंगी ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कम से कम जगह पे अकोमोडेट कर सकें। इस सारी सूरत हाल में चीफ जस्टिस साहब ने जो कराची की सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू की, क्या बेहतर हो कि चीफ जस्टिस साहब लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा और जो दीगर बड़े शहर हैं उनका विजिट करें और उधर देखें तजावजात का क्या लेवल है, क्या नहीं है। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा, हमने आपके सामने अपने पैनलिस्ट की राय रखी। कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।